Hello. Today we will discuss the Muslim marriage. First of all, व्हाइट बोर्ड पर आपको मुस्लिम मैरिज के पॉइंट्स लिख दिए गए हैं, इसे आप पहले नोट कर लें. Thereafter we will discuss the point wise. मुस्लिम मैरिज में सब फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर है. नेचर से रिलेटेड जो केस लाया है दैट इज है अब्दुल कादिर वर्सेस सलमा. इसके बाद है एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ए वैलिड मैरिज, यानी आवश्यक तत्व. मुस्लिम मैरिज के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं. नंबर 1 में आप लिखें कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट ए मैरिज. 2 प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस. 3 इम्पेडिमेंट टू मैरिज. इम्पेडिमेंट में पहला है प्लूरैलिटी ऑफ हस्बैंड, यानी एक से अधिक हस्बैंड होने पर रोक. सेकंड है डिफरेंस ऑफ रिलीजन, धर्म का अंतर. एक मुस्लिम किस धर्म के मानने वाले से विवाह कर सकता है. उसके बाद कुछ प्रतिबंध है. रक्त संबंध जिसे कहते हैं कॉन्सैंग्यूनिटी. दूसरा प्रतिबंध है एफिनिटी, नज़दीकी संबंधों से. तीसरा प्रतिबंध है फोस्ट्रेज, यानी दूध पिलाने के आधार पर विवाह पर प्रतिबंध. ये इतने पॉइंट हैं. अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे द नेचर ऑफ मुस्लिम मैरिज. अभी आपने मुस्लिम मैरिज के जो आवश्यक तत्व हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, उसे आपने बोर्ड पर नोट किया. जिसमें सबसे पहले जो चीज़ आपको बताई गई है वो क्या है, नेचर ऑफ ए मुस्लिम मैरिज. फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैरिज को डिफ़ाइन क्या किया गया है. मैरिज को जो डिफ़ाइन किया गया है हिदाया में, दैट इज़ मैरिज इज़ डिफाइंड टू बी ए कॉन्ट्रैक्ट विच हैज़ फॉर इट्स सब्जेक्ट द प्रोक्रिएशन एंड द लीगलाइजिंग ऑफ द चिल्ड्रेन. तो मैरिज की जो सीधी एक परिभाषा दी गई है, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट. द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज द प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड एंड द लीगलाइजेशन ऑफ द चिल्ड्रन. ये एक सिंपल सी परिभाषा दी गई है. लेकिन आगे जब हम देखते हैं कि इसका लीडिंग केस है अब्दुल कादिर वर्सेस सलमा. अब्दुल कादिर वर्सेस सलमा में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो लीडिंग केस है जो उसने डिसाइड किया है वो है द कॉन्ट्रैक्ट मुस्लिम मैरिज इज ए सिविल कॉन्ट्रैक्ट एंड इट इज़ नॉट ए सैक्रामेंट. इस केस लॉ में पहली बार ये कहा गया है कि मुस्लिम मैरिज इज ए सिविल कॉन्ट्रैक्ट एंड इट इज़ नॉट ए सैक्रामेंट. आगे जो इसमें डिसाइड किया गया है कि ऑल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस अराइजेस इमीडिएटली विदाउट एनी प्री कंडीशन सच एज पेमेंट ऑफ डावर टू वाइफ. तो मुस्लिम मैरिज यानी जैसे ही निकाह पूरा होता है तो जो भी ऑब्लिगेशन है, पार्टीज पर पक्षकारों के जो भी दायित्व है तुरंत उत्पन्न हो जाते हैं. जैसे कि पत्नी को मेहर की अदायगी का राइट. अब्दुल कादिर के केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा देयर इज नो फॉर्मेलिटी और रिलीजियस सेरेमनी फॉर द निकाह और इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ए मैरिज. ये जो लॉ आया कि इट इज प्योर सिविल नेचर एंड इट इज देयर इज नो पार्ट ऑफ सैक्रामेंट, यानी कोई इसमें
धार्मिक रीति रिवाजें इसमें सम्मिलित नहीं है, कोई रिलीजियस सैक्रामेंट इसमें नहीं शामिल है। लेकिन जैसा कि निकाह की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उसमें क्या है, देयर आर सर्टेन वर्सेस फ्रॉम कुरान बीइंग रीड आउट ड्यूरिंग निकाह, देयरफॉर इट इज नॉट ए प्योरली सिविल कॉन्ट्रैक्ट, इट इज नॉट करेक्ट टू से दैट इट इज ओनली ए सिविल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें कुछ सैक्रामेंटल प्रोविजन भी आते हैं, जैसा कि वर्सेस ऑफ कुरान का पढ़ा जाना। लेकिन लॉ जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया है उसने यही कहा है कि मुस्लिम मैरिज इज नॉट ए सैक्रामेंट बट ए सिविल कॉन्ट्रैक्ट। जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट के लिए कि कई आवश्यकताएं इनसे पूरी करनी ज़रूरी हैं, हर व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट की संविदा नहीं कर सकता, उसी तरह मुस्लिम मैरिज को भी कहा गया है कि इसमें भी कुछ औपचारिकताएं हैं, कोई आवश्यक रिक्वायरमेंट इसे पूरा करना ज़रूरी है। जैसे कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट ए मैरिज, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस एंड द एब्सेंस ऑफ एनी इम्पेडिमेंट टू द मैरिज। यानी कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट यानी संविदा करने में सक्षम होना, दूसरी बात है प्रस्ताव और उसकी स्वीकृति, तीसरी बात है कि विवाह पूरा होने में कोई रुकावट, अन्य कोई विधि की रुकावट ना हो, देयर शुड नॉट बी एनी लीगल इम्पेडिमेंट टू द मैरिज। तो जैसा कि आपने इसमें देखा है, essential requirement required for a valid marriage, first of all capacity to contract marriage, capacity to contract a marriage। कैपेसिटी में जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि पार्टीज शुड बी ऑफ साउंड माइंड। जैसे आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा है कि वो पागल नहीं होना चाहिए, लोनेटिक नहीं होना चाहिए, दोनों पक्षकार साउंड माइंड के हों। दूसरा पॉइंट है बोथ हैव अटेन्ड द पुबर्टी। एक टर्म है पुबर्टी। पुबर्टी जो है मुस्लिम लॉ में यूज किया गया है कि बालिग हो जाना। अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ वो बालिग हो गए हैं। इसकी एज अलग अलग है कि कोई व्यक्ति कब बालिग होगा, तो ये कह दिया गया है कि प्यूबर्टी के बारे में ये प्रिजम्पशन है, ये कल्पना की जाती है अगर इसका कोई खंडन ना किया जाए कि ऑन दी कंप्लीशन ऑफ एज ऑफ 15 साल पूरा होने पर प्रत्येक व्यक्ति बालिग हो जाता है और एज ऑफ प्यूबर्टी अटेंड कर लेता है। नेक्स्ट हम देखते हैं लुनेटिक्स एंड माइनर्स। अब यहाँ आते हैं जो व्यक्ति साउंड माइंड नहीं है, माइनर है, बालिग नहीं हुआ है, देयर मैरिज कैन बी कॉन्ट्रैक्टेड बाय देयर गार्जियंस। यानी ऐसे व्यक्तियों को विवाह में दिया जा सकता है उनके संरक्षकों के द्वारा। अब सवाल ये होता है कि जब सहमति के प्रश्न उठता है, मैरिज विदाउट कंसेंट ऑफ द पार्टीज इज वाइड। जैसे कि आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखा है कि कौन सी शर्त पूरी ना होने पर वाइड हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट, कौन सी शर्तें ऐसी वाइडेबल है। यहां पर कहा गया कि अगर ये सहमति जो है, पक्षकारों की सहमति नहीं ली गई है, तो ऐसा विवाह, ऐसा मैरिज इट इज ए वाइड मैरिज। इसी तरह यह भी कहा गया है कि अगर सहमति फोर्स और फ्रॉड से, बल के द्वारा या उत्पीड़न के द्वारा या कपट के द्वारा किसी की सहमति प्राप्त कर ली गई है, उसका विवाह कर दिया गया है, तो ऐसी मैरिज अवैध होगी, इनवैलिड होगी, जब तक कि उसे रेटिफाइड न कर दिया जाए। तो पहला पॉइंट था कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। अब हम सेकंड पॉइंट पर आते हैं प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। क्योंकि यह संविदा है, आप वही फीचर पाएंगे
कि शादी विवाह के लिए क्या क्या आवश्यक संविदा है। तो प्रपोजल एक प्रस्ताव और एक पक्ष के द्वारा विवाह का प्रस्ताव और दूसरे पक्ष के द्वारा उसकी स्वीकृति होनी आवश्यक है, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। लेकिन ये प्रस्ताव और ये स्वीकृति यानी प्रपोजल और एक्सेप्टेंस दोनों शुड बी इन हियरिंग एंड इन प्रेजेंस ऑफ टू मेल विटनेसेस। अगर पुरुष गवाह हैं तो दो पुरुष गवाहों की उपस्थिति में ये प्रपोजल और एक्सेप्टेंस होना चाहिए। और अगर एक महिला एक पुरुष है और दूसरा पुरुष नहीं है तो दूसरे पुरुष के स्थान पर दो महिलाएं, टू एडल्ट फीमेल मुस्लिम्स इसके गवाह होंगे। तो ये प्रपोजल है एक्सेप्टेंस की जो खास बात इसमें है, मेन पॉइंट आप नोट कीजिएगा, इट शुड बी इन हियरिंग, यानी गवाहों ने सुना हो प्रस्ताव और स्वीकृत और उनकी उपस्थिति भी अनिवार्य है। दे शुड बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। प्रपोजल एंड मस्ट बी बोथ बी एक्सप्रेस एट वन मीटिंग। ये बहुत बारीक बिंदु है, एक ही बैठक में दोनों होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिन तो प्रस्ताव हो गया और कुछ दिन के बाद उसकी स्वीकृति आएगी। नो, देयर शुड बी बोथ द प्रपोजल मस्ट बी एक्सप्रेस्ड एट वन सिटिंग। एक सिटिंग में ही दोनों होना चाहिए। तो ये आप फिर से पढ़ लें कि प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस शुड बी इन द हियरिंग एंड इन द प्रेजेंस ऑफ टू एडल्ट मेल मुस्लिम्स। अगर टू मेल नहीं है तो वन मेल एंड टू फीमेल, यानी दे इन गवाहों की उपस्थिति में प्रस्ताव और स्वीकृत होनी चाहिए, उनकी सुनवाई में, उनकी मौजूदगी में और एक ही बैठक में। एक सवाल उठा था एक केस ला में, राशिदा खातून वर्सेस SK इस्लाम, AIR 2005 ओडिशा हाई कोर्ट का है, पेज 56। इसमें एक व्यक्ति ने महिला को एश्योरेंस दिया था कि वो उससे विवाह करेगा और उस एश्योरेंस पर वो उसके साथ रहने लगी और उसने एक बच्चे को जन्म दिया। तो लीगलिटी ऑफ द मैरिज की जब प्रश्न उठा तो हाई कोर्ट ने यह कहा कि एश्योरेंस टू मैरी, शादी करने का जो आश्वासन है, इट कैन नॉट बी इक्वेटेड विद द एक्सेप्टेंस टू मैरिज। यह स्वीकृत नहीं है, एक्सेप्टेंस की जगह नहीं माना जाएगा, मात्र अगर एश्योरेंस है। इट कैन नॉट गिव द मैरिज टू ए लीगल स्टेटस। तो एश्योरेंस जो है एक्सेप्टेंस नहीं है, क्योंकि देयर शुड बी ए प्रपोजल। एक पक्षकार के द्वारा, इस केस में महिला के द्वारा ऐसी कोई प्लीडिंग नहीं थी कि उसने प्रस्ताव किया और पुरुष ने उसे स्वीकार किया। अगर स्वीकार करने का आश्वासन भी अगर उसने दिया है तो कोर्ट ने कहा कि आश्वासन जो है यह स्वीकृति का स्थान नहीं ले सकता। इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी है, ये जान लीजिए आप। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्या है? शाफई स्कूल कहता है द कंसेप्ट ऑफ मैरिज शुड बी ऑफ वाइफ। ये जो सहमति होगी, दरअसल ये पत्नी की सहमति होगी और जो उसका वली होगा ये सिर्फ उसकी सहमति को जो है ये कम्युनिकेट करता है पुरुष के पास, गवाहों के सामने ये कम्युनिकेट करता है। क्योंकि शाफई लॉ में, मालिकी स्कूल में कंसेंट महिला डायरेक्ट नहीं दे सकती, उसकी सहमति जो है उसके वली के द्वारा, उसके संरक्षक के द्वारा ही दी जाएगी। तो कोर्ट ने कहा कि कंसेंट देने का कार्य तो वाइफ का है, औरत का है, जो उसका संरक्षक है, जो विवाह का वली है, वो उसे कम्युनिकेट करता है उसकी सहमति को। हनफी स्कूल क्या कहता है? वुमेन कैन गिव कंसेंट विद और विदाउट ए वली। तो ये फर्क है कि वली का अंतर है।
नाउ शिया लॉ और सुन्नी लॉ में डिफरेंस ये है, द प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस इज नॉट नेसेसरी इन मैरिज। जो अभी हम ऊपर देख रहे थे कि निकाह के समय 2 गवाह का होना आवश्यक है, शिया लॉ में निकाह के समय गवाहों की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। दिस इज द डिफरेंस। नाउ अब हम देखते हैं व्हाट आर द इम्पेडिमेंट, वो अवरोध कौन है जिसकी वजह से इम्पेडिमेंट जो है, जिसकी वजह से विवाह नहीं हो सकता। पहला अवरोध है प्लूरलिटी ऑफ द हस्बैंड। एक स्त्री अगर उसका पति जीवित है और उसके पति ने उसे तलाक नहीं दिया है और वो जीवित है, तो पति के जीवन काल में वो दूसरा विवाह नहीं कर सकती। इफ द मैरिज, तो ऐसा विवाह अगर उसने कर लिया है तो प्लूरलिटी ऑफ हस्बैंड के आधार पर प्रभावित जो विवाह है ये शून्य होगा। तो नंबर पहला रुकावट क्या आ गई है कि एक महिला एक समय में एक ही पुरुष से शादी कर सकती है, जबकि मुस्लिम पुरुष 4 शादियां तक कर सकता है। दूसरा इंपेडिमेंट आता है डिफरेंस ऑफ रिलीजन। डिफरेंस ऑफ रिलीजन में हम देखते हैं हनफी लॉ क्या कहता है कि ए मुस्लिम मेल, एक मुस्लिम पुरुष मे मैरी टू किताबिया। एक मुस्लिम पुरुष जो है एक किताबिया औरत से विवाह कर सकता है, निकाह कर सकता है। किताबिया कौन? जिनके ऊपर दैवी किताब, द डिवाइन बुक अवतरित हुई हो, जिसके मानने वाले इस समय जैसे क्रिश्चियंस एंड ज्यूज हैं, तो क्रिश्चियन एंड ज्यूज को लीगल टर्म में किताबिया कहा जाता है। तो हनफी लॉ अलाउ करता है कि मुस्लिम मेल कैन मैरिज टू ए किताबिया, बट ए फीमेल मुस्लिम कैन नॉट मैरी टू किताबिया। लेकिन महिला किसी किताबिया पुरुष से विवाह नहीं कर सकती। शिया लॉ किताबिया से विवाह करने को स्वीकृति प्रदान नहीं करता। नेक्स्ट देखें कि बुत पूजने वाले, जो बुतों की पूजा करते हैं, जो आग की पूजा करते हैं, उनसे कोई पुरुष, मुस्लिम पुरुष या मुस्लिम महिला उनसे विवाह नहीं कर सकती। यानी वो धर्म जिसमें बुत पूजा जाता है और यहाँ आग की पूजा होती है, उनसे विवाह का प्रोहिबिशन है। और ऐसे विवाह को कहा गया है ये इर्रेगुलर मैरिज है, यानी इसकी इर्रेगुलरिटी कैन बी रिमूव्ड इन द इंडियन मुस्लिम लॉ में। लेकिन प्रोफेसर फैजी का जो लॉ है वो ये कहता है कि सच मैरिज इज ए वाइड मैरिज, यानी इट इज बेसिकली एट द इनिशियल स्टेज पर ही ऐसी मैरिज जो किसी बुत की पूजा करने वाले, आग की पूजा करने वाले के साथ अगर की जा रही है तो इर्रेगुलर ना हो करके प्रोफेसर फैजी इसे कहते हैं कि यह शून्य विवाह है। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं प्रोहिबिशन ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्सेन्युटी, यानी रक्त संबंध, एफिनिटी, नज़दीकी संबंध, एंड फॉस्टरेज, दूध पिलाने के आधार पर। अरबों में ये प्रथा थी कि लोग अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को, गांव की औरतों को, या ऐसी बहुत सी औरतें होती थीं जो पैसा लेकर के जो बच्चों को दूध पिलाती थी। तो इस दूध पिलाने के आधार पर उस औरत से उस बच्चे का जो संबंध होता है उसके आधार पर भी कुछ रुकावटें हैं, वहाँ पर वो विवाह नहीं कर सकता। तो 3 ग्राउंड ये हैं। अब आप देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्सैंग्युनिटी, रक्त संबंध। रक्त संबंध पर क्या क्या रुकावट है कि ब्लड रिलेशंस। ब्लड रिलेशन में क्या होगा, कॉन्सैनिटी को डिफाइन किया गया है कि प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग फ्रॉम सेम किनशिप
एक ही संबंध से ऊपर एक ही इसका मेन संबंधी एक ही हो, किन्समैन यानी रिलेशन एक ही व्यक्ति से रिलेटेड हो, यानी ये संबंध कंसेंट क्या होगा, जो कि एक ही व्यक्ति से रक्त से संबंधित हो, यानी इनका एंसेस्टर कॉमन है। तो इसमें कहा गया है डिसेंडेंट्स और एसेंडेंट्स फ्रॉम द सेम एंसेस्टर। एक ही व्यक्ति, एक ही कॉमन रिश्तेदार, एक संबंधी जो कॉमन है दोनों पक्षकारों का, तो उसके चाहे असेंडेंट हो यानी उसके ऊपर जो संबंध है और उसके नीचे जो संबंध है, उन सब से विवाह पर प्रतिबंध है। वो इस प्रकार है, जैसे मदर और द ग्रैंड मदर हाउ हाई सो एवर, यानी अगर कोई पुरुष विवाह करना चाहे तो रुकावट क्या है, कॉमन मैन से है मदर या ग्रैंड मदर, यानी उसकी माता, उसकी ग्रैंड मदर, उसकी परमाता, या उसके ऊपर जो भी रिलेशन बनता है उस लाइन में, लीनियल जिसे आप कहेंगे लीनियल असेंडेंट, ऊपर की तरफ जो संबंध एक ही एक कॉमन व्यक्ति से ये रिलेशन ऊपर जा रहा है, माता, ग्रैंड मदर, ग्रेट ग्रैंड मदर, हाउ सो एवर। नीचे आइए देखिए, दूसरा है डॉटर। अब ये डिसेंडेंट में आ गया। डिसेंडेंट में क्या आ गया, डॉटर लड़की, ग्रैंड डॉटर यानी पड़पोती, पोती, पड़पोती, और उस लड़की से नीचे जो भी रिलेशन है, लड़की के लड़के जो भी है, उनसे ये विवाह नहीं कर सकता, यानी मदर और डॉटर। अब आइए कोलैटरल्स में, सिस्टर अपनी बहन से विवाह नहीं कर सकता। सिस्टर में फुल सिस्टर यानी सगी बहनें, कंसंगुइनाइन यानी एक ही कॉमन, जो एक कॉमन संबंधी है उससे रिलेटेड, जिसे आप कहते हैं रक्त संबंध से किसी प्रकार संबंधित कोई सिस्टर हो, उससे नहीं कर सकते हैं। और यूट्रीन सिस्टर, यूट्रीन सिस्टर कौन होती है, यानी फादर अलग है और माता एक है, तो दो बहनें हैं, एक माता की एक लड़की पहले से उसके पास है, उसने दूसरा विवाह कर लिया, तो पहली पुत्री जो थी उसका पिता अलग है, दूसरी पुत्री इसका पिता अलग है, तो माता से रिलेटेड ये बहनें जो हुई इसे कहते हैं यूट्रीन सिस्टर। तो सिस्टर में फुल भी है, कंसंगुइन भी है और यूट्रीन भी है। फोर्थ देखें, नीस एंड ग्रैंड नीस, यानी ये जो भांजी है, चाहे जितनी नीचे उसके रिलेशन नीचे जाएं, ग्रैंड नीस उससे नहीं हो सकती। इसी तरह आंट, ऊपर आइए, आंट एंड ग्रैंड आंट। अब इसमें पैटर्नल एंड मैटर्नल, यानी आंट जब हम कहते हैं तो फूफी और खाला दोनों इसमें आ जाएंगी, क्योंकि पैटर्नल में फूफी आएंगी और मैटर्नल में खाला बोली जाती है या मौसी बोली जाती है। तो ये अपने आंट से, ग्रैंड आंट से, ग्रेट ग्रैंड आंट से कोई भी कितने ऊपर हो उससे विवाह नहीं कर सकता। तो ये पहला प्रतिबंध है कि कोई व्यक्ति इन रक्त संबंधों के से जो रिलेटेड जो व्यक्ति है, जो महिला है, उससे विवाह नहीं कर सकता। और ऐसे ही इसके प्रतिबंध को तोड़ के अगर कोई मैरिज की जाती है तो याद रखिए कि रक्त संबंधों को का परिभाषण को तोड़ करके अगर विवाह किया जाए तो ऐसा विवाह शून्य है। फिर देखते हैं क्लोज रिलेशंस, नज़दीकी संबंधी, एफिनिटी, इसे कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एफिनिटी। क्लोज रिलेशन में कौन आएगा, इसमें ससुराली रिश्तेदार आते हैं। पहले क्या आया, वाइफ्स मदर यानी पत्नी की माता, इसी तरह पत्नी की ग्रैंड मदर और उसकी पत्नी की ग्रेट ग्रैंड मदर, कोई भी जो भी ऊपर चला जाए, पत्नी की माता, माता की माता, माता की माता की माता, इनसे विवाह नहीं हो सकता। फिर आइए
कोई पुरुष है, उसकी पत्नी पहले से उसकी कोई पुत्री है, तो इसे कहते हैं वाइफ्स डॉटर। उसकी अपनी डॉटर नहीं है ये उसकी वाइफ के किसी पहले पति की अगर लड़की है तो उस डॉटर से और उसकी डॉटर से, यानी वाइफ्स डॉटर एंड वाइफ्स ग्रैंड डॉटर एंड सो हाउ सो लो, कितने भी नीचे तक ये संबंध बढ़ता जाए, इससे विवाह नहीं हो सकता। फिर देखें, वाइफ ऑफ हिज फादर, वाइफ ऑफ हिज फादर यानी अपने पिता की पत्नी। अपने पिता की पत्नी में कौन आएगा? पिता की पत्नी में हो सकता है उसकी और भी पत्नियां हों, तो वो जो पत्नियां हैं उससे विवाह नहीं हो सकता। पैटर्नल ग्रैंडफादर यानी ये सगा दादा और उसकी पत्नी है, तो उससे भी विवाह नहीं हो सकता, चाहे वो कितने ऊपर तक ये संबंध जाता जाए। फिर देखिए आता है लास्ट में, वाइफ ऑफ हिज सन, अपने पुत्र की पत्नी या अपने ग्रैंड सन की पत्नी या पुत्री के पुत्र की पत्नी। पुत्री है, उसका पुत्र है, उसकी पत्नी है। ये चाहे नीचे तक, जितने ही नीचे तक ये संबंध जाए, इनमें से ये सब नज़दीकी संबंधी में, एफिनिटी में आते हैं, इनसे विवाह किसी पुरुष का नहीं हो सकता। और इस प्रतिबंध को तोड़ करके जो विवाह किया जाएगा वो वॉइड होगा। लास्ट में देखिए फॉस्ट्रेज, दूध का संबंध। दुग्ध संबंध के आधार पर कुछ प्रोहिबिशन किए गए हैं। अगर एक महिला ने किसी दूसरे के पुत्र या पुत्री को पाला है और उसे अपना दूध पिलाया है तो उस पर कई प्रतिबंध लगाएगा। नंबर 1, वो नियम जो कि रक्त संबंध पर है के लिए लागू किए गए हैं, वो नियम जो नज़दीकी रिश्तेदारी के आधार पर लागू किए गए हैं, वो सब दूध के रिश्तों पर लागू हो जाते हैं। दूध के आधार पर जो रिश्तेदारियां हैं उसमें से कुछ अपवाद हैं, यानी रक्त संबंध, नज़दीकी संबंध जो नियम है वो तो लागू होंगे, इसमें कुछ अपवाद दिया गया है। जैसे जहां पर यह नियम लागू नहीं होगा, यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा, जैसे सिस्टर्स फोस्टर मदर। जो सिस्टर है, फोस्टर यानी जिस महिला का इसने दूध पिया है तो उसकी लड़की इसकी सिस्टर हो गई, बहन हुई। ठीक, लेकिन अब सिस्टर फोस्टर मदर यानी वो जो बहन है, जो दूध पिलाई बहन है, उसने भी अगर किसी का दूध पिया था, फोस्टर मदर उसकी भी है, तो उस पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। फिर देखिए फोस्टर सिस्टर्स मदर, इसी तरह जो फोस्टर सिस्टर है इसकी स्वयं की माता पर भी प्रतिबंध लागू नहीं होगा। फिर देखिए फोस्टर सन्स सिस्टर, फोस्टर सन यानी ये जो फोस्टर सन है, ये महिला जिसने किसी पुत्र को, किसी लड़के को दूध पिलाया तो उसका फोस्टर सन हो गया। ठीक, अब वो फोस्टर जो सन हुआ उसकी बहन से विवाह नहीं किया जा सकता। विवाह किया जा सकता है, उस पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा। इसी तरह फोस्टर ब्रदर यानी एक महिला ने किसी पुत्री को दूध पिलाया है, जो दूध जो पिलाया है या किसी पुरुष को दूध पिलाया है और खुद उसका कोई लड़का है, कोई सन है, तो ये हो गया उसका फोस्टर ब्रदर। ठीक है, लेकिन फोस्टर ब्रदर जो है उसकी जो सिस्टर है, उसकी जो बहन है,
उस पर ये फोस्टर ब्रदर्स सिस्टर पर ये रूल लागू नहीं होता। तो ये 3 ग्राउंड हैं, ये आपको फुल क्वेश्चन में नहीं लिखने होंगे क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा है। ये शॉर्ट नोट के लिए है कि ये प्रतिबंध कौन कौन से हैं। ये अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि रक्त संबंध कौन कौन से हैं, नज़दीकी संबंध में कौन कौन आते हैं, और दूध के आधार पर क्या प्रतिबंध है। तो ये मैरिज पर एक क्वेश्चन जो बनेगा तो इसमें ये पार्ट आपको ब्रीफ में खाली लिखना होगा, इसको डिटेल देने में ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। फिर देखिए, मैरिज ड्यूरिंग इद्दत पीरियड। अगर कोई किसी महिला का विवाह विच्छेद हो जाता है तो विवाह विच्छेद या तो तलाक के द्वारा होगा या पुरुष के पति के मृत्यु के द्वारा होगा। तो ये जो उसका विवाह विच्छेद हुआ है, तो अगर तलाक के द्वारा हुआ है तो 2 ग्राउंड है। अगर महिला मेंस्ट्रुएशन पीरियड से गुजर रही है तो 3 मेंस्ट्रुएशन, अगर मेंस्ट्रुएशन उसे नहीं आ रहा तो 3 लूनर मंथ, और इन केस ऑफ डेथ ऑफ हर हस्बैंड दिस लिमिटेशन इद्दत पीरियड इज 4 लूनर मंथ एंड 10 डेज। यह है पीरियड ऑफ इद्दत। इद्दत के दौरान लॉ ये बनाया गया है कि वो महिला दूसरा विवाह न करे, क्योंकि द पीरियड ऑफ इद्दत जो रखा गया है, इसलिए रखा गया है कि ऐसा तो नहीं है कि अपने पिछले पति से उसे कोई गर्भ है, कोई बच्चा है, तो उसकी इनहेरिटेंस जो है उसको देखने के लिए कि उसकी किसकी संपत्ति पाएगा, वो किसका पुत्र है, उसको लीगल अथॉरिटी क्या मानी जाएगी कि लीगली वो किसका सन होगा, इसको चेक करने के लिए ये पीरियड ऑफ इद्दत रखा गया है। लेकिन अगर उस महिला ने इद्दत पीरियड के दौरान पुनः विवाह कर लिया है तो इसको कहा गया है इट इज़ इर्रेगुलर मैरिज, और इसके बच्चे जो हैं वैध होंगे, यानी चिल्ड्रंस आर लेजिटिमेट। फिर देखें, एक और रो होती है नंबर ऑफ वाइफ्स। एक व्यक्ति 4 शादियां कर सकता है, अप टू 4, एक लिमिट है। एक साथ 4 विवाह कर सकता, 5वां नहीं कर सकता। अगर 5वां विवाह वो करता है तो ये विवाह भी उसका इर्रेगुलर होगा, और ऐसे विवाह को इसकी कमी दूरी की जा सकती है। अगर अपनी किसी एक पत्नी को वो तलाक दे दे तो ये विवाह वैध हो जाएगा। फिर देखें, अनलॉफुल कंजंक्शन। ये अनलॉफुल संबंध है, ये ऐसे हैं जिसे कहते हैं कि 2 ऐसे संबंध जो इकट्ठा नहीं हो सकते। एक व्यक्ति के निकाह में ऐसे 2 रिलेशन हैं जो एक साथ नहीं आ सकते। जैसे 2 बहनें, कोई व्यक्ति 2 सगी बहनों से विवाह नहीं कर सकता, या उन बहनों पर ये जो कंसर्निटी, एफिनिटी और फोस्टेज के रूल भी लागू होंगे। अगर उन प्रतिबंधों में वो आती हैं तो ऐसी 2 बहनों से वो विवाह एक साथ एक समय में नहीं कर सकता। दूसरा कहा गया आंट एंड नीस, यानी अपनी भांजी, भतीजी, अपनी फूफी, अपनी खाला, जैसे फूफी और भतीजी दोनों से विवाह एक साथ नहीं हो सकता। मौसी है, खाला है उसकी, और साथ उसकी भांजी है, इन दोनों को एक साथ वो निकाह में नहीं रख सकता। तो ये ब्रीफ में आपको ये बताया गया कि मुस्लिम मैरिज, उसका हमने जो आपको बताया कि नेचर क्या है, डेफिनेशन ऑफ मैरिज क्या है, और आवश्यक तब कौन कौन सी आवश्यकताएं, औपचारिकताएं हैं जिसे पूरे करना आवश्यक है। नंबर 1 है कैपेसिटी टू मैरिज। उसके बाद आता है प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। फिर देखते हैं इम्पेडिमेंट टू द मैरिज, यानी विवाह पर किस प्रकार से प्रतिबंध लगाए गए हैं कि जिस पर विवाह नहीं हो सकता। इसमें हमने देखा प्लुरलिटी ऑफ हस्बैंड, डिफरेंस ऑफ रिलीजन, और फिर आता है प्रोहिबिशन ऑन द ग्राउंड ऑफ कंसैंग्युनिटी, यानी रक्त संबंध के आधार पर प्रतिबंध, नज़दीकी संबंधों के आधार पर प्रतिबंध, और दूध के संबंध पर प्रतिबंध। ये प्रतिबंध हैं, और दिस इज ऑल अबाउट
द मुस्लिम मैरिज एज प्रिवेल्ड इन इंडिया, क्योंकि दूसरे कंट्रीज में आप जाएंगे तो रिलेशन ये थोड़ा बहुत आप अंतर पाएंगे। आपने ये भी देखा शाफी स्कूल कुछ अलग है, हम्बली स्कूल कुछ अलग है, शिया लॉ अलग है। आपको जगह जगह जो डिफरेंसेस हैं इसको लिखना पड़ेगा ताकि आपका क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंसिव और पूरा हो। ये पॉइंट हमने लिख दिए थे, पहले बताए थे, उससे आप उसको बेस बना के नोट बना लें, और फिर अगर कोई बात पूछना हो तो आप जब कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो उसका जवाब हम दूसरे वीडियो में आपको देंगे। थैंक यू।